हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब फिट एंड फाइन होंगे और हमेशा फिट एंड फाइन रहोगे। एक्चुअली जैसे कि आपने मेरे वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि देश का पंतप्रधान किसको चुनना चाहिए। So firstly, I would like to introduce myself. Myself Hanumant Kharat. Actually, I did government job. Also, you can check out my BHL payment slip. Also, you can check my BHL check. Also, after that, I did private job. Also, I did business. Also, and sometimes मैंने छोटे मोटे काम भी बहुत किए हैं। सो यहाँ पे जो हर तरह के कम्युनिटी के लोगों के साथ मैंने बात किया है, जो देश के हिफाजत में जो उनके सवाल है वो सब सवाल मैं इकट्ठा करके ये वीडियो बनाया है मैंने। आई होप ये आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा वीडियो के अंत में। अभी हमारे सामने 2024 का चुनाव आ रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि यार वोट किसको दूँ। ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, तो चुनना है तो किसको चुनूँ। तो मोदी एक बहुत ही सामान्य घर में पैदा हुए शख्स हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। जहाँ पे आंखों में आंसू आता है वहाँ पे इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता यार, कभी नहीं बोल सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए कि राहुल गांधी एक बहुत ही बड़े राजघराने में, राज परिवार में पैदा हुए हैं। उनके बचपना राजकुमार की तरह उन्होंने ज़िंदगी जी ली है। और सवाल ये आता है कि दोनों को मद्देनज़र रखते हुए पहला सवाल और अहम सवाल, राज परिवार का शख्स भली भांति गरीब का दर्द, दुख, दर्द और समस्या जान और समझ सकता है? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप समझ लेना प्लीज़, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर उनके एजुकेशन के ऊपर देखा जाए, ठीक है, उनकी एजुकेशन के ऊपर देखा जाए तो मोदी जी का जो एजुकेशन बताया जा रहा है कि एमए पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने किया हुआ है। लेकिन जहाँ दूसरी साइड देखा जाए, जहाँ पे ये राहुल गांधी जी जो है बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। उनका मतलब लंदन जाके वो सीख के आए हैं, डिग्रियां हासिल करके आए। उनका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है। अगर वो देश का पीएम बन जाते हैं तो देश का जीडीपी, देश का इकोनॉमी है, बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। दूसरा और इसके रिलेटेड सवाल आ जाता है, अगर देश में कोई आपत्ति आ जाती है, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक आइडेंटिटी यूनिवर्स में बनाई है, जहाँ पे कोई टेररिज्म अटैक इंडिया के ऊपर आ जाता है या कोई हमला बोल देता है, जहाँ पे मोदी किसी को मदद मांगे और जहाँ पे एक साइड में राहुल गांधी किसी की यूनिवर्स में किसी की मदद मांगे, तो किसको मदद मिलेगी? मोदी जी ने अपनी यूनिवर्स में आइडेंटिटी बनाई है, जैसी पहचान बनाई है वैसी पहचान, वैसी आइडेंटिटी ये पुस्तकी ज्ञान से जो उन्होंने हासिल किया हुआ है उसी ज्ञान से वो बना पाएंगे क्या? ये फिजिबल है? मान लेना अगर इटली के पीएम मेलोनी को कुछ राहुल गांधी मदद मांग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, जैसा या हमास को बर्खास्त कर दिया इसराइल ने, वहाँ पे बाद में हमास ने किसी दूसरे देश से अणुबॉम्ब की रिक्वेस्ट की तो किसी देश से उनको सपोर्ट मिला, किसी देश से उनको सपोर्ट ना मिला। जहाँ पे मोदी जी सामने खड़े हैं वहाँ पे इटली से कोई मदद मांग रहे हैं तो मदद मिलना संभव की बात है या नहीं है, आप सोच लेना। तीसरा सवाल आ जाता है कि यार क्या जो 2014 में से कांग्रेस को थक हार के देश की जनता ने मोदी जी को सपोर्ट किया कि यार ये देश का कल्याण करेंगे, जन समुदाय का कल्याण करेंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मिडिल क्लास लोगों का सुधार देंगे, क्या ये 14 से 6 साल और 3 साल 9 साल में कुछ परिवर्तन लाए मोदी जी, या उन्होंने करप्शन फ्री देश बना दिया? अगर यहाँ पे अपनी राय बताना चाहूँगा कि यार
करप्शन फ्री देश बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। उसका परसेंटेज रहेगा, बस करप्शन कितना करते हैं ना उसका परसेंटेज रहेगा। कई पार्टियाँ बनेगी, उसमें करप्शन का परसेंटेज बहुत हाई रहेगा। कई पार्टियाँ बनेगी, उनका करप्शन का परसेंटेज थोड़ा मिडिल लेवल पे रहेगा। कई पार्टियाँ बनेंगी, उनका करप्शन रेशो बहुत ही मिनिमल रहेगा। लेकिन करप्शन फ्री राष्ट्र या करप्शन फ्री देश बनेगा नहीं। जैसा मैं नेचुरल एग्जांपल दूंगा, हाथ के 5 उंगलियां सेम है नहीं है, वैसा ही अगर राष्ट्र बना रहे, देश बना रहे, पार्टी बन रही है, तो पार्टी में हर एक इंसान सही सोच का कभी नहीं होगा। सो उसी को अच्छाई देख के, उन्हीं की अच्छाई बुराई को साइड रख के अच्छाई देख के देश चलाना, मतलब दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द लीडर। और वो मोदी जी उसी लेवल से, उसी डायरेक्शन से देश को चला रहे हैं, और उनको चलाना पड़ रहा है। ना बोलते हैं ना, वो ना छोड़ सकते हैं ना निकाल सकते हैं। उस टाइप का स्ट्रैटेजिक माइंडसेट उनका है, उसी का तरीके से वो देश को चला रहे हैं। और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो अगर उस इंसान को देखा जाएगा तो उसके दिमाग में करप्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। कमा के रखेंगे तो किसके लिए कमा के रखेंगे, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। ओके। दूसरी बात यह है कि एक जवान मूवी में एक स्टेटमेंट आया था कि अगर सरकार किसी बिजनेसमैन के नैया पार करते हैं तो किसानों के नैया क्यों नहीं पार करते। किसानों, बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए अभी अभी का रेशो अगर देखा जाए, सो ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं उसमें यार संभाव्यता जो है, जो प्रोबेबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू होनेस्टी, अभी किसानों की आत्महत्या जो सुसाइड है वो कम हो रही है। किसानों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। दूसरी बात, किसानों को घर, कुल 10 करोड़ के ऊपर लोगों को पक्का घर मिल रहा है। 10 करोड़ लोगों के ऊपर ये जो घर को उज्ज्वला गैस की जो फैसिलिटी है वहाँ पे पहुँच चुकी है। जहाँ पे जो पहले से चूल्हे से लोग खाना बनाते थे, सामान्य आदमी, सामान्य लोग, आज वो गैस से बना रहे हैं। बाद में अहम सवाल आता है कि भाई 200 300 400 रुपए में गैस था पहले कांग्रेस की सरकार में, अभी 700 800 रुपए में चला गया है। ये अहम सवाल आता है, तो सरकार इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती, जो यहाँ से पैसा क्यों निकाल देती है। बाद में पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तब जाके पेट्रोल के भाव कुछ 60 रुपये, 55 रुपये, 40 रुपये के हिसाब से थे। आज पेट्रोल के भाव कम से कम 90 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये, गैस के भाव 800 रुपये, 900 रुपये पे चले गए हैं। सो ये जो कॉस्ट का डिफरेंस है, सो इसको मेंटेन सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। तो उसके ऊपर और एक तज्ञ इकोनॉमिक्स का सवाल ये था कि यार, जहाँ पे अब कोई मजदूर 2014 में कांग्रेस में मजदूर 70 रुपये दिन के या 100 रुपये दिन के हिसाब से काम करता है, आज वो 70 रुपये में काम करता है कि नहीं करता है। वो आज 500 रुपये कम से कम लेता है। मैंने खुद 70 रुपये दिन के हिसाब से 12 घंटे काम किया हुआ है, लेकिन आज मैं 70 रुपये दिन के हिसाब से काम करूँगा क्या, नहीं करूँगा। मतलब जहाँ पे उस एरिया में, उस फील्ड में पैसा बढ़ रहा है, मजदूर पैसा बढ़ा रहे, जहाँ पे अगर कोई नौकरी वाला पर्सन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जहाँ पे 2014 के पहले गवर्नमेंट सर्विस में था, वो कुछ 10-20 हज़ार में काम करता होगा, वो आज 10-20 हज़ार में काम करेगा नहीं। मतलब हर एक फील्ड की जो इकोनॉमी है, हर एक फील्ड का जो पैसा का लेवल है, अगर वो बढ़ रहा है तो ये जो नॉर्मल कॉमन चीज़ है उसके दाम क्यों नहीं बढ़ने चाहिए। ये भी सवाल वैलिड है और उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अगर हम इसी सवाल के, इसी जो रेगुलर इक्विपमेंट है, चीज़ है, उसी के दाम अगर नहीं बढ़ाते तो देश का जीडीपी कैसा ग्रोथ करेगा, और हम मार्केट में, कॉम्पिटिटर में कैसे स्टेबिलिटी हासिल करेंगे। जहाँ पे हमारी इकोनॉमी, हम देश को सोच रहे हैं कि देश को टॉप 3 इकोनॉमी लेके जाने वाले हैं, या वो हम सपना देख रहे हैं, हम संकल्प बना रहे हैं, तो देश की तिजोरी के लिए कुछ ना इकोनॉमिक सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। तो ये सपोर्ट यहीं से मिलेगा, लेकिन उसमें बैंड होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। करंटली जो प्राइस रेंज है, आई थिंक दैट इज़ बेटर फॉर द करंट सिनेरियो। चौथा सवाल और अहम सवाल है कि यार 2014 के बाद जो बीजेपी सरकार बनी है, मोदी सरकार बनी है, तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उनके लिए उन्होंने क्या
कदम उठाए, क्या कदम उठाए, कौन सी MIDC के ऊपर कितना पैसा खर्च कर दिया, या कौन से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। अगर देखा जाएगा तो यार पहले पुणे में मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो आ चुके हैं, तो मेट्रो से कम से कम 40-50 हज़ार लोगों को नौकरी लग गई वहाँ पे। मैं बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक बोल रहा हूँ, यानी कि झाड़ू मारने वाले से लेके जहाँ पे मेन ऑफिसर बैठता है वहाँ तक 40-50 हज़ार लोगों के घर चल रहे हैं। मतलब उन्होंने मेट्रो का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात सही डायरेक्शन में जा रही है। और पांचवा सवाल ये है, जो अभी अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया हुआ है, बहुत सारे विपक्ष लोगों ने सवाल उठाए कि सेक्युलर कंट्री है, संविधान कह रहा है सर्वधर्म समभाव, हर धर्म की इज्जत करना, हर धर्म की रिस्पेक्ट करना, हर धर्म को उतना ही सम्मान देना जितना हम अपने धर्म की करते हैं। सो यहाँ पे कहीं भी राम मंदिर के इनॉग्रेशन में ऐसा नहीं हुआ है कि दूसरे धर्म का बेइज्जती किया हुआ या उसको नीचा दिखाया हुआ। यहाँ पे हिंदू धर्म की जो प्राण प्रतिष्ठा है, हिंदू धर्म का जो प्रतिष्ठा है, उसी को एक सम्मान के साथ इनॉग्रेट किया हुआ है। एज ए इंडियन लीडर होने के नाते, एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, अगर हिंदू धर्म में धर्म स्थान अगर मंदिर है तो उस मंदिर के प्रति उस शख्स के मन में उतना ही भाव होना चाहिए। जहाँ पे दूसरे धर्म के कोई, अगर क्रिश्चियन का कोई चर्च हो, कोई क्रिश्चियन में कोई बड़ा चर्च बन रहा है, तो वहाँ पे एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उसी समर्पण से, उसी भाव से वहाँ जाके उनका इनॉग्रेट करना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ पे राम मंदिर का इनॉग्रेशन में जो मोदी जी ने स्पीच दिया है कि यार ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। एक नए काल चक्र का उद्गम है। और मोदी एक महान योद्धा है। युद्ध होना तो तय है। क्या युद्ध होना तो तय है, बस सवाल ये है, अहम सवाल है, युद्ध किसके ऊपर होगा, किस चीज़ के ऊपर होगा, किस लिए युद्ध होगा। क्या ये युद्ध धर्म के नाम पे होगा? क्या ये युद्ध मानवता को बरकरार रखने के लिए आतंकवाद के खिलाफ होगा? क्या ये युद्ध आतंकवाद के सपोर्ट करने वालों के खिलाफ होगा? इसका सवाल मैं भी नहीं जानता, जो जानेगा वही जानेगा। लेकिन युद्ध होगा, तय बात है। अगर नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में सवाल जो आता है कि यार मोदी जी ने 10 सालों में ऐसे कौन से डिसीजन बना लिए जिससे सामान्य जन समुदाय, सामान्य जनसंता के लाइफ में काफ़ी परिवर्तन लाया है, काफ़ी परिवर्तन लाया है। इन्होंने जो प्राइमरी फोकस कर दिया डीमोनेटाइजेशन का, कंटेनर के हिसाब से पैसे इकट्ठे करके रखे थे लोगों ने यार, कंटेनर के हिसाब से। जहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ वो कंटेनर पानी में बह गए, कहीं कूड़े में फेंक गए, कहीं कहाँ पे हो गए। कहीं ना कहीं देश में करप्शन फ्री बनाने में कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट हो गया। दूसरी बात, एवरी ट्रांजेक्शन वी आर मेकिंग एनी डिजिटल ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन डिजिटल हो रहा है। यहाँ पे देश की इकोनॉमी के लिए सपोर्ट आ रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे टेबल के नीचे से पैसे की देने की बात तो है नहीं है, हो नहीं रही है, लेकिन हो रही है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन। ओके, उसके बाद में मेट्रो जैसे प्रकल्प आ रहे हैं, उसके बाद बुलेट ट्रेन जैसे प्रकल्प आ रहे हैं। अडानी ने सोलर सिटी में 69,000 करोड़ के महाराष्ट्र में, पुणे और गुजरात में प्रोजेक्ट लॉन्च किए 69,000 करोड़ के। उसमें से कम 60-70 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, बेरोज़गारी मिल जाएगा, बेरोज़गारी हट जाएगी। उसके बाद दूसरा एक अहम सवाल उसमें आता है कि यार
जैसा 2014 के पहले जो स्टार्टअप थे काफ़ी 5-6 लाख के बीच में थे, 2-4 लाख के बीच में थे। अभी जो स्टार्टअप है, जो मोदी जी ने सब्सिडी लॉन्च किए हैं, बहुत सारे पैसे बैंक की तरफ से जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उनको सब्सिडी के तौर पे बहुत उसका बेनिफिट हो जाता है। तो आज तकरीबन मोर देन 5 to 10 करोड़ स्टार्टअप ऑलरेडी लॉन्च होके उनका टर्नओवर मोर देन 120 to 130 करोड़ के पास जा रहा है। तो क्या ये देश के बेरोज़गारी के खिलाफ एक कदम नहीं है? मतलब ये मेरा सवाल है आपसे, आप उसका ऊपर आप खुद सोच के राय बता दीजिएगा। और लास्ट में जैसा कि दूसरी बात ये है कि बहुत ही अहम सवाल है और उसके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जहाँ पे विपक्ष के नेताओं ने, मैंने खुद उसकी तहकीकात की कि मोदी जी की पत्नी जशीदाबेन मोदी, जब उनका स्टेटमेंट, उनके हाथ में कुछ बोर्ड वगैरह कुछ फ़ोटो आई थी उनकी कि उनके हाथ में बोर्ड में लिखा था कि जो मेरा ना हो सका वो देश का कहाँ हो जाएगा। उन्होंने मतलब ये इतना बड़ा आरोप था, मेरा ना हो सका वो देश का कहाँ हो जाएगा। तो ये जो फ़ोटो आई थी, ये जो तस्वीर आई थी, उसके बाद में खुद जशीदाबेन मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फेक तस्वीर है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये तस्वीर एडिट की हुई है। उन्होंने खुद इसके ऊपर जवाब दे दिया कि जब मेरी शादी हो गई थी तब उसकी उम्र, जशीदाबेन मोदी की उम्र 15 साल थी और नरेंद्र मोदी जी की उम्र 17 साल थी। और ऐसे दोनों के पेरेंट के साइड से पूरी ज़बरदस्ती हुई थी और ये बिफोर 18 हुआ था ये सब चीज़ें। सो इसमें क्या ये पेरेंट्स की गलती है या मोदी जी की गलती है? इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा और मैं कहना नहीं चाहूँगा। इसके ऊपर हर एक जनता, हर एक जन समुदाय उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट बनाए, अपनी राय बनाए। मैं आप कब से शादीशुदा हैं और शादी की वर्तमान स्थिति क्या है? जब मैं 17 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी। जब मैं उनके घर गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे याद है कि वो कहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। वो मुझसे ज़्यादातर पढ़ाई पूरी करने के बारे में ही बात किया करते थे। मैं कभी नहीं गई और हम कभी संपर्क में नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी कॉल करेंगे। मैं उन्हें किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूं। मैं कामना करती हूं कि वो जो भी करें उसमें तरक्की करें। मुझे मालूम है कि वो एक दिन पीएम बनेंगे। आज का जो सवाल है यार, बहुत अहम सवाल है कि ये दोनों शख्स देश के पीएम की कुर्सी पाने के लिए पागल है। दोनों शख्स। मैं सच्चाई के ऊपर जा रहा हूँ, मैं सच्चाई को, बोलते ना, सच्चे को चुनो, अच्छे को चुनो। कितना भी तहकीकात करो, कितना भी एनालिसिस करो, लेकिन आप जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रिडिक्शन करते हो, ये 99.99 तो कह सकते हैं, लेकिन 100% कह नहीं सकते कि दिस इज़ द राइट, ही इज़ द राइट मैन फॉर द पीएम। सो ये दोनों भी कुर्सी के लिए पागल है, क्योंकि जहाँ पे राहुल गांधी की बात की जाए, 4000 किलोमीटर पैदल चलना, देश के हर माताओं को, हर बहनों को मिलना, गले लगाना, उनकी समस्याओं को जानना, उनके साथ फ़ोटो खींचना, लड़के लोगों को हेलीकॉप्टर में घुमाना, बच्चे लोगों की जान पहचान करना, बेरोज़गारी के ऊपर सवालात करना। क्या ये बहुत सच में देश की सेवा करना चाहते हैं या पीएम पद के लिए पागल बने हैं? उसके ऊपर काउंटर मेरा सवाल एक रहेगा कि अगर ये सच में देश की सेवा करना चाहते हैं या सच में वो जन समुदाय में, सामान्य जनता, मिडिल क्लास जनता में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना चाहते हैं, बोलते ना छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए, क्या उन्होंने अपनी पार्टी में से कोई छोटा मोटा फंड खर्च किया है जो लोगों को, किसी को काम में लगा दिया, किसी माता बहनों को घर बनाने के लिए पैसे दे दिए, किसी बेरोज़गार स्टूडेंट के लिए, स्टार्टअप करने के लिए फंड खर्च कर दिया? देखो, अगर इस सवाल का जवाब यस है तो यार सच में राहुल गांधी कमाल का काम कर रहे हैं।
लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं है, मैंने तहकीकात किया नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहूँगा, मुझे मिला भी नहीं है। इतने लेवल पे मैंने उसका तहकीकात मैं कर नहीं सकता, पहली बात तो। सो अगर यस है तो यार सच में राहुल गांधी कमाल का काम कर रहे हैं। बिना पार्टी में रह के अपनी पार्टी में से फंड खर्च करना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अपने क्वेश्चंस बता दिए, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो यार हर यूथ के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसे सच्चाई पता चले, हकीकत पता चले, और उसका एक शेयर देश में परिवर्तन लाने में और देश में अच्छाई बाहर लाने में मदद करे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही स्पेशल बनाया है मैंने, और ये आपके लाइफ में बहुत काफ़ी बड़ा परिवर्तन लाएगा। डेफिनेटली आई विल कमेंट यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.